नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड ड्रग्स पे बात करने वाले। जी हाँ, बिल्कुल इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आप सभी लोगों का। बहुत लोगों को इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता है, बहुत सारे लोगों को डिफरेंस इसके बारे में नहीं पता है। आप कह रहे होंगे कि सर आज इस टॉपिक को आप क्यों ले आए, इसके लाने के पीछे का क्या रीज़न है। इसके लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं एज ए प्रोफेशन बाय ए प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूं और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे देश में जो कि डेवलपिंग कंट्री हो, जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन गरीब जनता हो, जहां पे गरीबी बहुत ज़्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, तो वहां पे कैसे थेरेपी को रिड्यूस कर दिया जाए, जैसे कैसे कॉस्ट को कम कर दिया जाए, कॉस्ट ऑफ थेरेपी को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, कैसे मैक्सिमम लोगों तक दवा की पहुंच बनाई जाए, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो उसी सिलसिले में कैसे कर सकती है सारी चीजें, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड ड्रग्स, ये लिखा हुआ देख के आप घबराइए मत, ये पॉइंट्स है जो आपसे मैं डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्राइटेरिया है, कॉस्ट क्यों कम होता है, कुछ सवाल आपके लेंगे, एफडीए की क्राइटेरिया क्या कहती है, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कुछ गौरवान्वित, कुछ प्राउड मोमेंट करने वाली बात होती है जो हमको समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। सबसे पहले आप गौरवान्वित महसूस करिए कि आप ये बहुत अच्छे कंट्री में हो और बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी आपको मिल रही है, कहीं पे कमी भी है तो वो सारी चीजें आपको कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसको देखिए। तो सबसे पहले प्राउड फील करते हैं हम इंडिया के बारे में, एक कंट्री जिसके बारे में हम रह रहे हैं। तो सबसे प्राउड फील वाली बात यह है कि इंडिया जो है आपका 2025 तक $100 बिलियन की फार्मास्यूटिकल मार्केट हो जाएगी। $100 बिलियन, समझ रहे हो कितने अरबों खरबों रुपए हो गए। $100 बिलियन बाई 2025, इसका मतलब कि इसके नियर अबाउट हैं हम, समझ गए। चलो, जिसमें कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितना, $20.70 बिलियन। अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा हूं, $1 आजकल 70 रुपए का हो रहा है। 20.70 बिलियन, मिलियन नहीं, 1 मिलियन में तो 10 लाख है आपका, ये बिलियन है, बिलियन डॉलर। आप सोचो कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट है, उसमें से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको जनवरी का डेटा बोल रहा हूं। तीसरी फैक्ट की बात है कि हमेशा फार्मास्यूटिकल मार्केट में 100% एफडीआई है। एफडीआई का क्या मतलब हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो बाहर की कंपनियां निवेश करती हैं उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई 100% है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। उसके अलावा ये सारे डेटा आपको जरूर इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जितनी भी दवाओं की जरूरत होती है उसमें से लगभग 50% इंडिया ग्लोबल डिमांड को पूरा करता है। सोचो, पूरी दुनिया में जितनी भी दवाओं की रिक्वायरमेंट होती है उसका 50% डिमांड हम फुलफिल करते हैं। कौन, एज ए इंडियंस। टॉप जितने भी कंपनीज के सीईओ हैं, वी एज ए इंडियंस। अब फार्मास्यूटिकल मार्केट में भी देखो झंडे गाड़ रहे हैं। 50% ऑफ ग्लोबल डिमांड वी आर जस्ट फुलफिलिंग, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। उसके अलावा ये जो जितनी जेनरिक मार्केट है, उस जेनरिक मार्केट में 71 to 75%, यानी कि 75%, 100 में से 75% दवाएं हम जेनरिक के सप्लाई कर रहे हैं। वी एज इंडिया, वी एज इंडियंस, वी आर सप्लाइंग 71% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ जेनरिक ड्रग्स, जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। सोच लो, जिसमें कि 40% खाली हम यूएस को दे रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं, 25% हम यूके, यूनाइटेड किंगडम में दे रहे हैं, ठीक है। बाकी के सारे जो है अदर कंट्रीज में हम दे रहे हैं, बांग्लादेश में हम दे रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात उन्होंने किया, किससे मंगाया जब आफत पड़ी, तो इंडिया से मंगाया उन्होंने, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी जेनेरिक मार्केट है। और उसमें भी सबसे आश्चर्य वाली बात है कि जितने भी एंटी रेट्रोवायरल, जो कि HIV एड्स में यूज होती हैं दवाएं, जो कि एड्स में यूज होती हैं ट्रीट करने के लिए, उसका 80% सप्लाई इंडिया सप्लाई कर रहा है। सोचिए कि जितने भी पूरी दुनिया में सप्लाई है एड्स के ड्रग की, 80% इज सप्लाइड बाय द इंडिया। इट्स अ प्राउड, अगेन प्राउड मोमेंट फॉर अस। उसके अलावा सबसे ज्यादा वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। अभी भी जो कोरोना की वैक्सीन आने वाली, सबसे ज्यादा डोज इंडिया में बन रही है।
क्योंकि इंडिया के अंदर हमने वो फैसिलिटी डेवलप कर ली है कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों डोज हम एक दिन में बना सकते हैं। ठीक है, भारत बायोटेक से लेकर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बनाती हैं। ठीक है, लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर इंडिया है, इस बात का ध्यान रखना आपको। ये तो प्राउड मोमेंट वाली बात हो गई। अब हम मेन मुद्दे की बात अपना स्टार्ट करते हैं कि वाई जेनरिक मेडिसिन्स, जेनरिक मेडिसिन्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन, आप गरीबी का डेटा देखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखोगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लोगों का घर, खेती, द्वार, हर चीज मेडिसिन में बिक जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ थेरेपी बहुत बड़ा मायने रखती है। हम एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। वी आर एज ए डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। हमें रोटी, कपड़ा, मकान की बेसिक जरूरत अभी है हमें, हम पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। वी आर इन अ स्टेज ऑफ डेवलपिंग। तो वहां पे हमारे लिए हेल्थ भी चैलेंज है, हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा है, हमारे लिए एजुकेशन भी एक मुद्दा है, जिसमें कि हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि कई सारे घर इसमें बिक जाते हैं, कई सारे घर बर्बाद हो जाते हैं इस थेरेपी के उसमें। तो ये सेक्टर बहुत जरूरी है। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन, और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ जेनरिक मेडिसिन। तो पहला इंपॉर्टेंट यूज हुआ कि जेनरिक मेडिसिन से हम कॉस्ट ऑफ थेरेपी को कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये सारी चीजें। और सभी लोगों को दवाएं सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस देश में बहुत सारी पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे हो, वहां पे सभी को एक्सेस दवाइयों की नहीं मिल सकती। तो अगर दवाइयों का दाम कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच हो सकेगी। पहले के लोग देखो कितने लोग मर जाते थे, आज जो है मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, वो कम आ गया है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको और बढ़ाना, हमें मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो दूसरा रीजन हुआ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ाई जा सके और कॉस्ट ऑफ थेरेपी को रिड्यूस किया जा सके। मेन मकसद होता है जेनरिक दवाओं को लाने का। एक सवाल आपका क्लियर हो गया। अब हम क्लियर करते हैं कि आखिर ये जेनरिक दवाओं की क्राइटेरिया क्या है, कि जेनरिक दवाएं, ब्रांडेड दवाएं किसे कहते हैं हम। ठीक है, ये समझने की बहुत जरूरत हमें। ये मैं डेटा मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड अगर खाली रहेगा तो इजीली हम लोग समझ लेंगे। चलिए, अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया, कि किस बिहाफ पे आप कहते हो कि साहब ये जेनरिक मेडिसिन है, किस बिहाफ पे, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग इट्स अ ब्रांडेड मेडिसिन। तो देखिए, उसके दो क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई दवा ब्रांड नाम से ना बिक के केमिकल नेम से बिक रही है, तो पहला क्राइटेरिया क्या? केमिकल नेम से, केमिकल नेम से। अभी मैं आपको सारी मेडिसिन एक एक स्ट्रिप दिखाऊंगा दवाओं की, सो पेशेंस से वेट करिए। क्राइटेरिया एक क्या कहता है कि अगर कोई दवा जो कि केमिकल नेम से बिक रही है, दैट इज टोटली अ जेनरिक मेडिसिन, एक क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि ऐसी कोई दवा जिसका पेटेंट एक्सपायर हो गया है, पेटेंट एक्सपायर हो गया है, और ये पेटेंट कितने टाइम के लिए दिया जाता है? 20 साल के लिए। ठीक, कब से? जब से आप फाइल करते हो। ये क्वेश्चन आपका डीआई में पूछा जाता है कि कब से, जब से मिल जाता है तब से, या जब फाइल करते हो? जब से फाइल करते हो तब से लेके 20 साल तक आपको पेटेंट मिलता है। जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होगा, जिसने बनाया होगा उसकी रॉयल्टी होगी ना, उसने खर्च किया होगा, बहुत कंपनी ने इन्वेस्ट किया होगा, बहुत पैसा लगाया होगा, तो 20 साल में वो अपना सारा पैसा निकाल लेगा, इन्वेस्ट कर लेगा जितना भी है। उसके बाद ये पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे संजय, जैसे कि मान लो बाबू, कोई और है, ठीक है, कोई और मान लो जैसे राम, ये लोग चाहें तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी दवा इसका बना सकता है। अब ये पेटेंट एक्सपायर हो गया है, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी इसको बना सकती है। तो अब समझ गए कि ये जो क्राइटेरिया है वो क्या है? दो क्राइटेरिया है। पहली क्राइटेरिया क्या कि अगर वो केमिकल नेम से बिक रही है तो। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो पेटेंट एक्सपायर हो गया है तो। लेकिन एक आम आदमी को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है ये, कि कौन सी ब्रांडेड ड्रग है, कौन सी जेनरिक ड्रग है, वो सब बताऊंगा। पेशेंस से ध्यान से सुनते रहिए। अब कुछ सवाल होते हैं जो जानने जरूरी है कि कॉस्ट क्यों कम होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मिथ्स क्या है। मिथ क्या है कि जो जेनरिक दवाएं होती हैं वो लो क्वालिटी की होती हैं, इसीलिए उनका कम दाम होता है, वो कम असर करती हैं ब्रांडेड दवाओं को तुलना में। बिल्कुल गलत हैं आप, बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट सही नहीं है। इट इज टोटली रॉन्ग परसेप्शन।
कोई भी लो क्वालिटी की, कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवा नहीं होती जेनरिक, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप। ठीक है, क्या हमारे मन में मिथ्या हुई है, चाहे डॉक्टरों ने, चाहे जहां जिसने भी, जहां से भी फैला हो, कि प्राइस कम होता है इसका मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो इफिकेसी नहीं होती, वो डोज नहीं होता, कुछ सब अलग अलग चीजें होती हैं। नो, इट्स टोटली अ रॉन्ग परसेप्शन। अभी बताता हूं कैसे। तो ये सवाल तो इंफीरियर क्वालिटी के बिल्कुल नहीं होती, कतई सेम क्वालिटी होती है ब्रांडेड की। उल्टा और नहीं तो इनका प्राइस कम होता है। कैसे प्राइस कम होता है उसका सवाल आप जानते हैं। जब कोई दवा डिस्कवर होती है तो उसके कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं। दवा डिस्कवरी में सबसे पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है। प्री क्लिनिकल यानी कि जानवरों में टेस्टिंग होगी, तो उसमें भी तो कुछ पैसे खर्च होंगे। और जानवरों में जैसे ही सेफ डेटा आया, सेफ हुआ, फिर एफडीए को आप सबमिट करके क्लिनिकल स्टडी करते हो। किसमें? ह्यूमन ट्रायल में करते हो। ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी को बोलते हैं ह्यूमंस में स्टडी करना, दैट इज क्लिनिकल स्टडी। तो क्लिनिकल स्टडी में जैसे मान लो मेरे ऊपर कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग करनी है, तो आप मुझसे पहले बात करोगे, मुझे कुछ पेमेंट करोगे हर पेशेंट को, तभी तो वो बंदा राजी होगा, अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डालेगा। ठीक है, सो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट पेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल ट्रायल में। उसमें यही करेंगे, आदमी के ऊपर दवाओं की टेस्टिंग होगी। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें होंगे। अब ब्रांड में भी तो उसका प्रमोशन करोगे, उसकी ब्रांडिंग करोगे या प्रमोशन करोगे, तो पैसे नहीं लगेंगे, ये सारे पैसे जा रहे हैं। अब देखो, अब जेनरिक दवाओं में क्या था कि जेनरिक दवाओं में ये चीज आपको नहीं करना है, पैसे बच गए। आदमी में टेस्टिंग नहीं करना है, बच गए। पहले से मार्केट में दवा है, नहीं करना है ब्रांड प्रमोशन, ऑलरेडी वो मार्केट में है। जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का पेटेंट एक्सपायर हो चुका है, 20 साल हो गए। अब कोई भी अलग अलग कंपनी नाम से, कोई डोलो के नाम से बना रहा है, कोई क्रोसिन के नाम से बना रहा है, पेटेंट एक्सपायर हो गया है। अब कोई भी इसको बना सकता है पैरासीटामोल को, इवन मैं बना सकता हूं, कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी ये जेनरिक दवाएं हैं उनमें प्री क्लिनिकल स्टडी नहीं करनी होती है, जानवरों में स्टडी नहीं करनी होती, क्लिनिकल स्टडी आदमी में नहीं करनी होती है, उसके अलावा ब्रांड या प्रमोशन नहीं करने की जरूरत होती है। लेकिन कहोगे साहब ये क्यों नहीं करने की जरूरत होती है? क्योंकि एफडीए कहता है, एफडीए एक ऐसी एजेंसी जो दवाओं का अप्रूवल देती है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज यूएस एफडीए। वो क्या कहता है कि ऐसी सारी मेडिसिन जिनमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, ध्यान दीजिए इस क्राइटेरिया को, याद रखिए, तभी आपका ये सवाल जो है ना, ये जो आप कहते हो आम नागरिक को हम ये चीजें नहीं समझा पाएंगे, इसलिए बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, अगर पैरासीटामोल उसमें अगर एस्प्रिन है तो दूसरे वाले दवा में एस्प्रिन होना चाहिए। एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब कि देखो डोजेस फॉर्म में दो चीजें होती है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक इनएक्टिव होता है। एक्टिव जो आपको थेरेपेटिक एक्शन शो करता है, जो असर दिखाता है, इनएक्टिव जो असर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कब जेनरिक माना जाएगा? क्वालिटी सेम होनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा इफेक्टिवनेस, जितना असर ब्रांडेड कर रही है उतना ही असर इसको भी करना चाहिए। सेम स्ट्रेंथ, जितना परसेंट वो है उतना ही परसेंट ब्रांडेड और जेनरिक दोनों होनी चाहिए। सेम सेफ्टी, जो कोई साइड इफेक्ट इसको भी नहीं कॉज करना चाहिए, उसको भी साइड इफेक्ट नहीं कॉज करना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक, सेम डोजेस फॉर्म में, अगर ब्रांडेड आपके टैबलेट में है तो जेनरिक को भी टैबलेट में होना चाहिए, अगर वो इंजेक्टेबल है तो दूसरे को भी इंजेक्टेबल होना चाहिए, सेम डोसेज फॉर्म। उसके अलावा सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ब्रांडेड आपकी इंट्रावेनस दे रहे हो, इंजेक्शन दे रहे हो, तो इसको भी इंजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें सेम है, किसके कंपैरिजन में? ब्रांडेड के कंपैरिजन में। जो ब्रांडेड ड्रग पहले से दवा है, अगर हम ये साबित कर दें कि जो दवा हमने बनाई है, जिसको जेनरिक दवा हम बोल रहे हैं, उसका सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सेम क्वालिटी है, सेम इफेक्टिवनेस है, सेम स्ट्रेंथ है, सेम सेफ्टी है, सेम डोसेज फॉर्म में है, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में है, किसके तुलना में? ब्रांडेड के तुलना में। ठीक है, तो इसका मतलब वो दवा क्या है? जेनरिक मेडिसिन बिल्कुल सही है। तो कहां इसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं? क्वालिटी भी है, इफेक्टिवनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है, सेफ्टी है, हर चीज है। जो लोग कहते हैं कि इंफीरियर क्वालिटी की होती है, दाम कम होता है, घटिया क्वालिटी की होती है, घटिया क्वालिटी की नहीं होती है। आपको समझने की जरूरत है, आपकी समझ नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो डाउट आपके दिमाग में चल रहा है, जो समाज में मैसेज जा रहा है ना कि जेनरिक दवाओं का क्वालिटी कम होती है, ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको समझाइए।
कि ऐसे मैंने आपको समझा दी, अब आपको सोसाइटी में मैसेज कन्वे करना है, ठीक है। एफडीए, चलो अब एफडीए क्या कहता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि साहब मुझे जेनरिक मेडिसिन बनाना है, एफडीए कहता है भाई साहब एक काम करिए, आप ये साबित कर दीजिए कि ये दवा में सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सेम क्वालिटी है आपके दवा की, सेम इफेक्टिवनेस है, सेम स्ट्रेंथ है, सेम सेफ्टी है, सेम डोसेज फॉर्म में आपकी दवा जो बना रहे हो, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। आप ये साबित कर दीजिए, हम मान लेंगे कि आपकी दवा जेनरिक है और हम आपको अप्रूवल दे देंगे, ठीक। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया, उसको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट, यानी कि जो आपकी फॉर्मुलेशन है बस इतना साबित करना है कि आपकी दवा ब्रांडेड की तुलना में सेम चीजें हैं, सेम पैरामीटर, उसी को बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट या बायो इक्विवेलेंस स्टडी। यानी कि हमें अगर ब्रांडेड से जेनरिक दवा बनानी है तो हमें उसके लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, हमें प्री क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, हमें क्लिनिकल टेस्टिंग आदमी में टेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, हमें ब्रांड प्रमोशन के लिए टेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे पैसे बच जाएंगे, और जब पैसे बचेंगे तो कॉस्ट ऑफ थेरेपी आपका कम हो जाएगा। समझ गए कि क्यों दाम कम होता है? क्वालिटी कम होने की वजह से दाम नहीं कम होता, क्वालिटी सेम है भाई, 0.1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइजेशन। इस बात को, इस मैसेज को आप सोसाइटी में पहुंचाइए कि कोई वो नहीं होता, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होता है, मैंने कोई मेडिसिन बनाई, अब उसको बोल दिया इन्होंने कि बायोइक्विवेलेंट प्रूफ करो। अब मैं क्या करूंगा, सारी चीजें सेम क्राइटेरिया रखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक ANDA फाइलिंग करूंगा, किसको? FDA को, एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये करूंगा एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, किसको? FDA को। ये सब करने के बाद पूरा डेटा होगा, पूरा लिस्ट होगी डेटा की, उसको सबमिट करूंगा मैं ANDA फाइलिंग के थ्रू, और जैसे ही FDA इसको अप्रूवल डेटा को देखेगा, सही होगा, मार्केट के लिए अप्रूवल दे देगा। आप भी मार्केट में आ गए। अब देखो जेनरिक वर्ड को थोड़ा सा और क्लियर समझते हैं, ठीक है। जेनरिक में देखा जाए तो दो जेनरिक होता है, एक केमिकल नेम से बिक रहा है, एक ब्रांडेड जेनरिक के नाम से, और एक ब्रांडेड तो है ही ये, देखो कंफ्यूज नहीं होना। जेनरिक में एक केमिकल नेम से बिक रहा है, एक पेटेंट एक्सपायर हो गया तब है, और एक जेनरिक में ही क्राइटेरिया होती है ब्रांडेड जेनरिक। ये क्या होता है, देखो इसमें नाम ब्रांडेड लिखा हुआ है, इस ब्रांडेड से कंफ्यूज मत हो, लेकिन इसमें जेनरिक भी लिखा हुआ है। तो ब्रांडेड जेनरिक में क्या होता है कि केमिकल नेम से तो बिकता ही है, साथ साथ एक ब्रांड उसको दे दिया जाता है, लेकिन वो ट्रेडमार्क नहीं होता। जैसे आप देखते हो ना, दवा पर लिखा होता है आर या ट्रेड ऐसे लिखा होता है, यहां दवा का नाम लिखा होता है, यहां लिखा होता है। तो अगर ये ट्रेडमार्क नहीं है और एक ब्रांड दिया गया तो उसको बोलेंगे ब्रांडेड जेनरिक। अब कहोगे कैसे, चलो ये सारी चीजें हमने समझ लिया, ठीक है। अब एक चीज हम लोग समझते हैं कि ये जेनरिक दवाएं क्यों मिलेगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे देश के कोई भी, वो लोग फोकस क्यों कर रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस हो जाए, ताकि कॉस्ट ऑफ थेरेपी रिड्यूस हो जाए। किसी का खेत बिक रहा है, किसी का घर बिक रहा है, किसी का क्या हो रहा है, वो सारी चीजें कम की जा सकी। एक स्ट्रेस का कारण है बहुत बड़ा। तो सरकार ने दो चीजें स्टार्ट की, एक है अमृत फार्मेसी, एक है जन औषधि केंद्र। आपने सुना होगा जन औषधि केंद्र, ठीक है। यहां पे सारी जेनरिक दवाएं मिलती है, डॉक्टर आपको लिखे पर्चा, आप लेके जाओ वहां पे, और जैसे जेनरिक दवाएं आप लेते हो, आपके 40 से 50% तो मिनिमम कम होता है, और ये कम से कम 85% तक पहुंच जाता है। मतलब कि जो चीज जितने की मिल रही है, तो उससे 85% तक कम दाम में मिल जाती है जेनरिक। अब सोचो कि कितना पैसे बचेगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है, जो आप ब्रांड चिल्लाते हो ना, जो अपना पैसा वेस्ट करते हो, पैसे को बचाइए, पैसे की बहुत अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक मिडिल क्लास के फैमिली से अगर हम, तो आपको सोचना चाहिए कि पैसे क्यों वेस्ट जा रहे हैं, उसको समझिए इस चीज को। इसीलिए सरकार ने दो चीजें जारी की, उसको भी बताना जरूरी है। जन औषधि केंद्र पे जाइए, वहां जेनरिक दवाएं, पहली बात तो डॉक्टर के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है कि आप जेनरिक दवाएं लिखिए, लेकिन डॉक्टर मोटी का कमाई करने के लिए वो लिखते नहीं है, जल्दी मानते नहीं है। वो कुछ डॉक्टर्स लिख रहे हैं, मैं उनसे एग्री भी हूं, ठीक है। और दूसरी चीज सरकार ने स्टार्ट की अमृत फार्मेसी। ये आपके जिले में, आपके आसपास जरूर ये दोनों स्टोर होंगे, अमृत फार्मेसी या फिर जन औषधि केंद्र। अमृत का मतलब होता है एफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, मतलब ऐसे मेडिसिन या ऐसे इम्प्लांट्स जो कि यहां पे आप इम्प्लांट करते हो, बॉडी के अंदर लगाते हो, वो एफोर्डेबल मेडिसिन एफोर्ड कर सको, इसीलिए उसका नाम एफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, दैट इज अमृत फार्मेसी, ठीक है। चलो ये तो सारी चीजें आप समझ ली। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट समझते हैं कि जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं। देखिए अब पूरा दिखाऊंगा मैं, एक एक मेडिसिन आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, ये आपको याद होगा
थोड़ा सा मैं कैमरे के पास आता हूं, ये आपको याद होगी फॉर्मुलेशन, ये है बीटाडीन, देखो। और बीटाडीन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा होगा पोविडीन, ये इसका थोड़ा सा रैपर उजड़ गया है, मेरे पास मेडिसिन पहले की पड़ी हुई थी। तो इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे तो ब्रांड नेम इसका यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे बीटाडीन। और इसमें कौन से कंपोनेंट है मेन? पोविडीन आयोडीन। अब देखो ये एक ब्रांडेड मेडिसिन है, समझ गए। अब वहीं देखो ये दवा, देखो इस दवा को आप देख रहे होगे सीधे, ये दिख रही है ना आपको, यहां पे लिखा हुआ पोविडीन आयोडीन, यहां पे कोई दवा नहीं, बीटाडीन। यहां पे बीटाडीन क्या था? ब्रांड था, और इसके अंदर केमिकल कौन सा था? पोविडीन आयोडीन। लेकिन यहां सीधे देखो केमिकल के नाम से बिक रहा है, ये देख रहे हो ना। तो ये आपकी जेनरिक मेडिसिन है। आप कहोगे कि साहब पहचानते कैसे? देखो यही तरीका है पहचानने का। मैंने कहा था ना कि पहला क्राइटेरिया क्या है? केमिकल के नाम से बिकेगा। तो लो आपके सामने है, देखो केमिकल के नाम से पोविडीन आयोडीन, ये देखो पोविडीन आयोडीन केमिकल के नाम से बिक रहा है। ये बीटाडीन आपका है ब्रांड, ये ब्रांडेड ड्रग है, ये जेनरिक दवा है। चलो एक क्राइटेरिया हमारा हो गया। अब आप कह रहे थे कि साहब ब्रांडेड जेनरिक पे मैंने बोला कि उसमें एक ब्रांड दे दिया जाएगा। अब इस दवा को आप ध्यान से देखिए, जैसे ये एसिलोफिनैक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा और कैमरे के पास ले आता हूं। इन सारे को ना मैं अपने टेबल पर रख के फिर दिखा दूंगा लास्ट में आपको क्लियर सारी चीजें, ठीक। उसके बाद देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है एसिलोसेफ पी, लेकिन इसके अगल बगल कहीं आर वाला साइन या टी वाला साइन ऐसा लगा नहीं हुआ जैसे ये लगा होता है। इसका मतलब कि ये जेनरिक है, लेकिन कौन से जेनरिक? ब्रांडेड जेनरिक है ये, यानी कि इसको एक नाम दे दिया गया एसिलोसेफ पी, इसका नाम दिया गया, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं किया गया इसका। इसका मतलब कि ये जेनरिक कैटेगरी है लेकिन ब्रांडेड जेनरिक है। और ये जो मैंने दिखाई थी आपको, ये प्योर जेनरिक है आपकी पोविडीन आयोडीन पूरी, ये प्योर जेनरिक है आपकी। चलो तो ये दोनों क्राइटेरिया हमारा केमिकल नेम वाला, ब्रांडेड जेनरिक, दोनों समझ में आ गया। चलो अब समझते हैं जरा। अब कह रहे थे भाई साहब कि दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि पेटेंट एक्सपायर हो गया उसका। तो पेटेंट जब एक्सपायर हो जाएगा तो मैं हूं चाहे कोई भी दुनिया के इंसान हो, कोई भी बना लेगा। चलो उसका एग्जांपल समझते हैं। अगर आप ध्यान से इस टैबलेट को देखोगे तो यहां पे एक है आपका कंपोनेंट के थायोकोल्चिसाइड, मसल रिलैक्सेंट होता है थायोकोल्चिसाइड, और वही देखो, और ये किस कंपनी का है? डॉक्टर रेड्डीज कंपनी का है थायोकोल्चिसाइड। देखो अब इसमें भी है थायोकोल्चिसाइड, ये किस कंपनी का? सनोफी कंपनी का है ये। यानी कि सेम कंपोनेंट है लेकिन कंपनी अलग अलग है। तो आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका मतलब कि जो थायोकोल्चिसाइड मॉलिक्यूल है इसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। अब डॉक्टर रेड्डी भी इसको बना रही है, अब सनोफी अवेंटिस भी इसको बना रही है। तो ये भी हो गया एक क्राइटेरिया आपका, ठीक है। चलो एक और समझते हैं हम लोग जरा इसको। सब ये बड़ा कॉमन सा, ओमिनिजल बहुत लोग लगाते होंगे, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ध्यान से देखो सारी चीजें मैं लेके आया हूं। ओमिनिजल में ध्यान से देखो लिखा लिंसीड ऑयल, डाइक्लोफिनैक, डाइइथाइलएमीन, मिथाइल सैलिसिलेट और मेंथॉल जेल। ये देखो ध्यान से लिखा हुआ है, सेम कंपोनेंट। अब इसके अंदर भी देखो जरा क्या नाम से आ रहा है, ये ओमिनिजल के नाम से आ रहा है। इसको देखो जरा, इसको ध्यान से, डाइक्लोफिनैक, डाइइथाइलएमीन, लिंसीड ऑयल और मिथाइल सैलिसिलेट एंड मेंथॉल। यानी कि कंपोनेंट जो इसमें है सेम कंपोनेंट इसमें है, लेकिन इसका नाम ओमिनिजल से बिक रहा है, इसका नाम डिलीट जेल के नाम से बिक रहा है। और ठीक है, इस पे देखो लिखा हुआ ट्रेडमार्क, यानी कि ये ब्रांडेड मेडिसिन है। देखो एक्सपायर तो हो गई है लेकिन इसको रजिस्टर्ड कर दिया गया है, तो ये ब्रांडेड हो गई है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। चलो अब उसके बाद समझते हैं जरा। ये देखो ये एक टैबलेट है, यहां देखो छोटा सा आर बना हुआ रजिस्टर्ड, ये ब्रांडेड मेडिसिन आपकी, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो एक और मेडिसिन आपको दिखाता हूं। ये देखो मेट्रोजिल 400, यहां पे देखो आर लिखा हुआ, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आर लिखा हुआ है, ब्रांडेड दवा है ये, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब कुछ चीजें जेनरिक ब्रांडेड के अलावा भी है जो डेली लाइफ में आप गलतियां करते हो, उसको सुधारो, उसको सीखो। जैसे सिरप है ये एंटीटसिव सिरप है। कुछ लोग क्या करते हैं, ढक्कन को खोला और सीधे गटक लिया इसको। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सिरप क्या होता है, इसको शेक करना होता है, आपको पहले शेक करना होता है ताकि सारी दवा इक्वली मिक्स हो जाए। उसके बाद एक कैप लगा हुआ है, इस कैप में आप ध्यान से देखो, इस कैप में यहां पे देखो लिखा हुआ 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml, यहां ध्यान से देखो मार्किंग दिख रही है 2.5, 5, 7। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसको लिखा गया होता कि टेक विद द हेल्प ऑफ ए स्पून। किसी के घर का चम्मच छोटा सा है, किसी घर का चम्मच बड़ा सा है, कोई ऐसे सीधे गटक ले रहा है, तो इससे क्या होगा, डोज इनएक्यूरेसी। तो दवा है भाई, कोई मजाक तो है नहीं,
साइड इफेक्ट होने के चांसेस पूरे होंगे। तो इसीलिए इसको डोज एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए कवर बनाया गया। तो प्लीज कृपा करके ढक्कन इसको खोलें और इसको इस कैप से यूज करें और 1 महीने से ज्यादा सिरप ना यूज करें, ठीक है। इसको शेक करना आपको। चलिए, कुछ चीजें हम लोग जो गलतियां करते हैं वो सिरप में करते हैं। ये जैसे ये आई ड्रॉप्स में हम गलती करते हैं। ये देखिए 2 कंपनी के 2 आई ड्रॉप्स हैं आपके पास। एक अच्छे थोड़ा है, एल्कॉन कंपनी का है, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ये आपका आइटोन कंपनी के इंडिया बेस्ड कंपनी है। देखो, जब इसको ड्रॉप को आप यूज करते हो तो देखो 2 सिस्टम होता है। एक तो पहला सिस्टम होता है कि अंदर क्या होगा, ये जो पूरा कैप है, ये जैसे मैं खोल कर आपको दिखाऊं, ये पूरा खुला हुआ है, इसमें कोई लॉक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऊपर से सील किया जाता है, यानी कि स्टरलाइजेशन करने के बाद इसको ऊपर देखो ये पॉलिथीन पिन्नी सा लगा हुआ ना, इसको सील करते हैं। तो इसमें खोलने के लिए सीधे इसको सील आपने खोला और इसको यूज किया और 1 महीने से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि कुछ ड्रॉप जो होते हैं उसमें ये सील्ड होता है, तो आप क्या करते हो, सुई लेके या फिर कुछ लेके उसमें छेद करने लगते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, कंटेमिनेट हो जाएगा वो। तो इसी के अंदर ध्यान से देखोगे थोड़ा सा तो एक पिन सा निकला रहता है, उसी पिन से इसको लगा के इसको टाइटली कस दो। या फिर कुछ कवर में क्या होता है, रिवर्स में यहां पिन दी होती है, ऐसे लगा के इसको प्रेस कर दो तो फिर उससे होल हो जाता है वो। तो आपको पिन यूज नहीं करना, दवाएं कंटेमिनेट हो जाती है। और याद रखिए 1 महीने से ज्यादा ड्रॉप नहीं यूज करनी है। पता लगा साल भर पूरा यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। चलिए, बिल्कुल अपना ध्यान रखिए। अभी क्या करता हूं मैं, जो मैंने आपको दवाएं दिखाई उसको थोड़ा बारीकी से क्लोज व्यू दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, जरा हम क्लोजर व्यू थोड़ा देखते हैं। ये एक ऐसी फॉर्मुलेशन है बीटाडीन, जो कि बहुत इजीली हर घर में अवेलेबल होती है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम है बीटाडीन। इसमें पोविडिन आयोडीन है आपका, ठीक है, मेनली मेन कंपोनेंट, और 10% है ये इसमें। और वहीं देखिए इसमें सीधे पोविडिन आयोडीन के नाम से बिक रहा है, यानी कि केमिकल नेम से डायरेक्ट ये बिक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल नेम से डायरेक्टली बिक रही है, प्योरली जेनरिक मेडिसिन है, ये एक ब्रांडेड मेडिसिन है। चलो, एक मैंने बताया था कि ब्रांडेड जेनरिक क्या होती है। यहाँ पे देखो एसिलोसेप पी करके लिखा हो, लेकिन यहाँ पे ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड का चिन्ह नहीं है, ठीक है। और इसमें एसिलोफेनाक या पैरासिटामोल, ये भी जेनरिक मेडिसिन है, लेकिन इसको एक ब्रांड दे दिया गया, नाम दे दिया गया। वहीं आप देखोगे ऐसी फॉर्मुलेशन, यहाँ पे देखो थायोकोल्चिसाइड मेन कंपोनेंट है, थायोकोल्चिसाइड, ठीक। और इसमें भी देखो थायोकोल्चिसाइड आपका है, इटोरिकोप्सिक थायोकोल्चिसाइड। ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी बना रही है, इसको कौन बना रहा है, सनोफी बना रही है। यानी कि क्यों ये मॉलिक्यूल एक्सेस हो गया, यानी कि 20 साल हो गया, पेटेंट एक्सपायर हो गया, कोई भी इसको किसी भी नाम से बना सकता है। जैसे ये देखो, इसमें देख रहे होगे आप, डाइक्लोफिनेक डाइथैलामीन और मिथाइल सल्फेट और मेंथोल जेल है ये, ठीक है। और उसमें यही सेम कंपोनेंट इसमें भी है। यहाँ डिलीट के नाम से ये बन रहा है, देखो यहाँ ट्रेडमार्क लिखा हुआ ना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ये आर लिखा हुआ ना, ये आपका यहाँ पे ये वाला। चलो ठीक है, यानी कि इसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है, 20 साल हो चुका है, अब कोई भी बना सकता है। अब जरा ब्रांडेड का देखते हैं। अभी देखो ये क्या है, एमॉक्सिसिलिन आपका क्या है, ये एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल है ये, इस ब्रांड के नाम से। देखो यहाँ पे ट्रेडमार्क है, ये प्योरली ब्रांडेड ड्रग है। ये आपके डिस्पर्जाइम देखो रजिस्टर्ड नंबर है, ये प्योरली ब्रांडेड है। यहाँ पे देखो प्योरली ब्रांडेड ड्रग है ये, ठीक है। ये इससे आइडिया लग गया आपको देख के। अभी जो सिरप है इसमें देखो मार्किंग होती है, इस सिरप को मार्किंग के हिसाब से हमें यूज करना होता है, ठीक है। इन मार्किंग्स को ध्यान से अगर आप देखो तो थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। इन मार्किंग्स को, ये देखो, ये जो मार्किंग्स होती है इन मार्किंग के साथ आपको यूज़ करना होता है। बाकी ये कैसी ये आई फॉर्मुलेशन है, 1 महीने ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। ये मेरा स्टडी टेबल एक्चुअली है, इस पर मैंने सारी चीज़ें दिखाई आपको। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, अपना फीडबैक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गलतफहमियां समाज में चल रही हैं दवाओं को लेके, उसको बताया जाए, कन्वे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि यही फार्मासिस्ट का मेन काम है आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं डेली एक वीडियोज़ आपको डालता रहता हूँ। चलिए, अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।